ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही है। सो आइए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतर करने के लिए आज के जनरल साइंस के बायोलॉजी के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडे सेशन इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि आज के सेशन में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। जब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि आखिरकार क्रॉप क्या होती है, क्रॉप का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं चीजों को, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस सेशन में आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्रॉप क्या है, क्योंकि अगर क्रॉप ही नहीं समझ में आएगी तो आगे चीजें कैसे समझें। तो चलिए देखते हैं कि क्रॉप क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कि प्लांट्स ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड as a source of food in a large cultivable plant is known as crop। यानी कि क्रॉप क्या है, क्रॉप आप कह सकते हैं कि जब सेम काइंड की वेजिटेशन कल्टीवेट की जाती है एक लार्ज स्केल पर फूडिंग पर्पस के लिए तो उसी को क्रॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि वीट की क्रॉप है या फिर राइस की क्रॉप है या फिर मेज की क्रॉप है, तो कई सारी क्रॉप्स आपने सुनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक लार्ज स्केल पर खाने के पर्पज से जब सेम काइंड की वेजिटेशन की जाती है तो उसी को आप क्रॉप कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मर है जो कि क्रॉपिंग कर रहा है। सो आई होप कि आपको क्रॉप अब समझ में आ गया कि क्या है। अब जब क्रॉप समझ ली तो ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार कितने टाइप्स की क्रॉप्स हमें पढ़नी है। हमारे इंडिया में एक्चुअली में कितने टाइप्स की क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। आपको पता है कि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो सीजनल होती हैं। अब सीजनल है तो उन्हें किस नाम से इंडिया में जाना जाता है, कब उन्हें पैदा किया जाता है, कब उन्हें काटा जाता है, कब सोइंग होती है, कब हार्वेस्टिंग होती है, हर एक चीज को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो तीन तरह की क्रॉप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि क्रॉप्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है खरीफ की क्रॉप्स, दूसरी है राबी की क्रॉप्स और तीसरी होती है जायद की क्रॉप्स, जिन्हें हम समर्स क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये तीनों के तीनों क्रॉप्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की। सो आप देख सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन मॉनसून सीजन। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनसून सीजन में किस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो आप अपना आंसर करेंगे कि खरीफ की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। द सीड्स आर सोन, यानी कि बीजों को बो दिया जाता है, सीड्स को सोन कर दिया जाता है मॉनसून सीजन की स्टार्टिंग में, और जब मॉनसून खत्म हो रहा होता है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि कटाई की जाती है। इस बात को समझना है। तो बेसिकली जून और जुलाई में जब मॉनसून ऑलमोस्ट आने वाला है, शुरुआत होती है, तो जून और जुलाई में खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो इनके सीड्स बोए जाते हैं, सोन होता है। और हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग कब होती है, जब मॉनसून सीजन खत्म होता है, यानी कि रेनी सीजन के बाद, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात हो रही है। सच क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी नीड होती है, इसलिए तो रेनी क्रॉप्स हैं। अगर आप देखें तो ये रेनी सीजन के अंदर आ रही हैं, इनको बहुत सारा पानी चाहिए। तो फिर जून और जुलाई में तो बहुत सारी बारिशें होती हैं इंडिया में, तो इसलिए ये बेस्ट सीजन होता है खरीफ की क्रॉप्स का। और हॉट वेदर होता है, याद रखेंगे। टेम्परेचर का ज्यादा होना जरूरी है, तो कई बार ऐसा होता है कि सन जो है वो भी, उसकी जो रेज है वो भी काफी अच्छी चाहिए, इस बात को भी समझना है। तो टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वेदर हॉट होना चाहिए, और पानी की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब खरीफ की क्रॉप्स लग सकती है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे राइस है, कॉटन है, बाजरा है, ज्वार है, ग्राउंडनट है, मेज यानी कि मक्का है, मैंगो है, स्पिनच यानी कि पालक है, सोयाबीन है। तो ये जो आप सारे के सारे क्रॉप्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली में खरीफ क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। सो आई होप कि आपको खरीफ क्रॉप्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राबी की क्रॉप्स कि आखिरकार राबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो देखिए, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर में यानी कि सर्दियों में जो क्रॉप्स बोई जाती हैं उन्हें कहते हैं राबी की क्रॉप्स। और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो स्प्रिंग के सीजन में होती है, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी, तब आप इसे हार्वेस्टिंग करेंगे, काटेंगे अपनी फसल को। तो देखिए अक्टूबर और नवंबर में इसको, जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं,
तब इसके बीज बोए जाते हैं, फसल के क्रॉप के जो सीड्स हैं उन्हें सोन किया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल के आसपास होती है, यानी कि जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं, विंटर्स खत्म हो जाते हैं। सच क्रॉप्स रिक्वायर अ वार्म क्लाइमेट, याद रखेंगे ऐसे में हमें वार्म क्लाइमेट की नीड होती है, जिससे कि जर्मिनेशन और जो मैच्योरेशन है सीड का वो काफी अच्छा हो जाए। दे हाउएवर रिक्वायर अ कोल्ड क्लाइमेट, इसमें कोल्ड क्लाइमेट की भी नीड होती है और धीरे धीरे अगर हम देखें तो यहाँ पर पानी की भी हमें कमी चाहिए। तो बेसिकली कई बार वार्म क्लाइमेट की नीड होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कोल्ड क्लाइमेट की नीड होती है। तो जब आप स्टार्टिंग में इसको सीड्स को बोते हैं तो ऐसे में जो सीजन होता है वो वार्म ही रहता है हल्का, लेकिन धीरे धीरे ठंड पड़ रही है और अगर धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं बढ़ रही हैं तो फिर क्लाइमेट कैसे हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। तो ऐसे में पानी की भी यहाँ पर कम नीड होती है, आपको पता होगा, इसीलिए विंटर्स के अंदर बारिशें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन समर सीजन में बारिशें ठीक-ठाक होती हैं और रेनी सीजन तो पूरा का पूरा सीजन ही उनका है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर क्रॉप की बात करें तो जैसे बार्ले की क्रॉप है, ग्राम जिसको आप चना कहते हैं, बार्ले जिसको आप जौ कहते हैं, पी यानी कि मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, लिनसीड है, पोटैटो है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में राबी की क्रॉप्स होती हैं। और इसके बाद लास्ट क्रॉप्स को पढ़ते हैं जो कि होती है जायद की क्रॉप्स। तो देखिए जायद की क्रॉप्स आपके सामने है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो जायद की क्रॉप्स होती हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये खारीफ और राबी की क्रॉप दोनों सीजन के बीच में यानी कि बिटवीन इनको सोन किया जाता है। बेसिकली मार्च और अप्रैल में इनको सोन किया जा रहा है और रेनी सीजन के पहले ही इन्हें क्या होता है, हटा लिया जाता है, यानी कि इसकी फसल काट ली जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। दीज क्रॉप्स मैच्योर अर्ली, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये मैच्योर हो जाती हैं जल्दी, इसीलिए इन दोनों सीजन्स के बीच में इसको कहीं न कहीं कल्टीवेट किया जाता है। ज़ायद क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड एनी ग्रेन क्रॉप, याद रखेंगे ज़ायद की क्रॉप में कोई भी ग्रेन क्रॉप को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, बिटर गॉर्ड है। वाटर रिच, पानी जिन भी आप कह लीजिए प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होगा, तो ऐसे जो वेजिटेशन है वो ज़ायद के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर आप कुकुम्बर की बात करें, तो लगभग 92% के ऊपर का पूरा पोर्शन पानी है कुकुम्बर में। ऐसे वाटरमेलन ले लीजिए, मस्क मेलन ले लीजिए, बिटर गॉर्ड ले लीजिए, है ना? या बॉटल गॉर्ड ले लीजिए, ये सारे के सारे कुछ ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ज़ायद की क्रॉप्स बोलते हैं। सो आई होप कि अब आपको क्रॉप क्या होती है ये भी समझ में आ गया और कितने टाइप्स की क्रॉप्स इंडिया में होती हैं ये भी अब आपको समझ में आ चुका है। तो जब हमने क्रॉप्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और क्रॉप्स को समझने के बाद ये समझेंगे कि आखिरकार क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो उसके लिए हमें समझना है कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए टोटल 9 टाइप्स की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी क्रॉप को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, यानी कि हम क्रॉप के प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है सोइंग ऑफ सीड्स, देन इज एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट थ्रेशिंग, फिर विनोइंग और लास्ट में स्टोरेज। तो बेसिकली ये टोटल 9 तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको यूज करके, जिनके एप्लीकेशन के दौरान क्रॉप को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। तो अब हमें इन सभी 9 की 9 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एक-एक करके पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से इन्हें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, जो कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। सो आपने देखा कि द सॉइल इज लूजेंट। देखिए जब भी हमें बीजों को बोना होता है, यानी कि जब भी हम फसल बोते हैं, यानी कि बीज बोते हैं, तो ऐसे में सॉइल का लूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको इसको हम टिल्डिंग भी बोलते हैं। तो सॉइल का लूज होना और टिल्डिंग करना सीड्स को बोने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से हल चलाना। तो प्लोज आर यूज फॉर द पर्पस। ठीक है, इस पर्पस को पूरा करने के लिए प्लोज का यूज किया जाता है। प्लोज क्या होता है अगर आप देखना चाहें तो अभी हम आपको दिखाएंगे भी। इफ द सॉइल कंटेन्स बिग लम्स दे आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ अ। देखिए क्या होता है कि अगर सॉइल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या करेंगे, मिट्टी में आप कुछ इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होगा। इस इससे आप क्या करेंगे, आप इसकी मिट्टी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। लूज करने के बाद टिलिंग करेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जा पाए और रूट जो है वो प्रॉपर रेस्पायर कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर हो की हेल्प से और प्लो की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। और जब मिट्टी में बहुत बड़े बड़े लम्स होते हैं तो ऐसे में इनको तोड़ने के लिए हो का यूज किया जाता है। हो और प्लोज, कल्टीवेटर्स, ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली में एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें एग्रीकल्चरल टूल्स के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस
एरिएट्स द सॉइल सो दैट रूट्स ब्रीथ इजीली। एरिएट्स का मतलब होता है एयर का आना। तो अब आप देखिए, जब आप अंदर इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गड्ढे होंगे छोटे छोटे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर एयर जो है वो अंदर जा पाएगी। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, पूरी एयर की बात कर रहा हूँ। तो एयर प्रॉपरली अंदर जा पाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में रूट्स जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह ये प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। इसीलिए बीज बोने से पहले क्या करना जरूरी है, बीज बोने से पहले प्रिपरेशन को करना जरूरी है सॉइल की, जिसका मतलब है लूजनिंग और टिलिंग करना जरूरी है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस एंड इज फिट फॉर द प्लांटेशन। और अब जब आपने लूजनिंग और टिलिंग ऑफ सॉइल कर ली है तो ऐसे में काफी अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे क्रॉप को प्रोड्यूस। अब देखिए, हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल टूल की, तो प्लो को सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार प्लो कैसा दिखता है। तो आप देखिए, ये आपके सामने है प्लो। तो प्लो कुछ ऐसा दिखता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें समझना है। देखिए, बोला जा रहा है कि अ प्लो इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा इसे यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो पर्पसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए, सच एज एडिंग सच एज एडिंग फर्टिलाइजर्स, टिलिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, टिलिंग और लूजनिंग, जिनको यूज करके फर्टिलाइजर्स को डाला जा सकता है, सीड्स को डाला जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, रिमूविंग वीड्स। वीड्स को अगर रिमूव करना है तो भी आप प्लो का यूज करते हैं, या फिर कई बार सॉइल को स्क्रैप करना होता है तो भी हम इसका यूज करते हैं। प्लॉशियर इज द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। एक प्लॉशियर जो होता है, इसको हम प्लॉशियर भी बोलते हैं। तो एक ये ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, आपको यहाँ पर एक आयरन की स्ट्रिप दिख रही है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज अ हैंडल। यहाँ पर आप देखिए, दूसरे एंड पे यहाँ पर आपको हैंडल दिखाई दे रहा है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये बुल के नेक पर रख दिया जाता है। A wooden traditional plow can be opened by a pair of ox or a man। और इसे हम ऑक्स या फिर मैन, इनके दोनों के हेल्प से चलाया जाता है। ऑक्स का मतलब हम यहाँ पर बैल की बात कर रहे हैं, और मैन यानी कि व्यक्ति की बात हो रही है। तो ऑक्स और मैन मिलकर इस इंस्ट्रूमेंट को, इस टूल को यूज करते हैं प्लोइंग या फिर टिलिंग के लिए। Nowadays these wooden plows are being replaced by iron plows। अब आज क्या है, अब ये वुडन के जो प्लॉज हैं इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है आयरन के प्लॉज से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लो के बाद जो अगला टूल है उसका नाम है हो। तो आप देखिए, ये हो होता है इस तरीके से। हो इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप सॉइल टू रिमूव वीड्स। तो वीड्स को कभी हटाना है और सॉइल को अगर लूजन अप करना है सैपलिंग या फिर प्लांटिंग से पहले, सीडिंग करने से पहले, तो आप हो का यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा टूल था। इसके बाद थर्ड टूल की बात करते हैं, जो कि काफी मॉडर्नाइज्ड है, कल्टीवेटर कहते हैं इसका। तो देखिए, लिखा हुआ है कि अ कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन द लूजनिंग सॉइल। तो ये कल्टीवेटर है जो कि ट्रैक्टर से लगा दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कल्टीवेटर है। तो इससे, इसके थ्रू आजकल काफी मॉडर्न तरीके से किया जा रहा है कल्टीवेशन। कल्टीवेटर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लोज सिंस दे आर फास्टर। तो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, इसमें टाइम बचता है किसान का, काफी जल्दी और बहुत ही बेहतर तरीके से प्लोइंग या फिर टिलिंग हो पाती है। तो इसलिए कल्टीवेटर्स का आजकल यूज किया जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सीडिंग करने से पहले किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है सॉइल को। अब बात करते हैं लेवलिंग की। तो देखिए, लेवलिंग करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टिल्ड सॉइल में हैव बिग ब्लॉक्स ऑफ सॉइल, जिसको हम क्रम्स कहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जो सॉइल होती है, जो टिल्ड हो चुकी है, उसके अंदर कई सारे बिग ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे सॉइल के, जिसको क्रम्स कहा जाता है। तो इनको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर लेवल करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि इस तरीके से सॉइल है और यहाँ पे बड़े बड़े इस तरीके से क्रम्स पड़े हुए हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको लेवल करना जरूरी है, ठीक है। यह हो सकता है कि इस तरीके से सॉइल हो रही है, यहाँ यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसे में क्या है कि इसको प्रॉपर लेवल करना जरूरी होता है, तो उसके लिए लेवलिंग की जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि these crumbs are broken down and the soil is leveled with wooden planks। planks का यहाँ पर यूज होता है, iron levelers का यूज होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं leveling। and leveling is done for better sowing and irrigation। तो sowing और irrigation बेहतर हो पाए, इसके लिए leveling का करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। तो अब अगली प्रैक्टिस आती है कि अब आप सीड्स को सो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल इज नोन एज सोइंग। यानी कि सोइंग का मतलब क्या है कि अब आप सीड्स को लैंड में डालने वाले हैं, तो उसी को कहा जाता है सीडिंग प्रोसेस या सोइंग प्रोसेस। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड।
अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रॉप बहुत ही अच्छी हो, तो ऐसे में अच्छी क्वालिटी के सीड्स का डालना ज़रूरी है। अब पता कैसे चलेंगे कि हमारे पास जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं या फिर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं? तो ऐसे में वाटर आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आप क्या करिए, आप उन सभी सीड्स को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर आपने सारे सीड्स को डाल दिया। अब कई बार ऐसा होगा कि कुछ सीड्स ऊपर आ जाएँगे और कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस जगह ऐसे बैठ जाएँगे, एकदम तली पर। तो जो ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? जो सीड ऊपर आ गए, तो देखिए लिखा है कि द सीड्स शुड बी सोwn एट प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंसेस, ठीक है? हेल्दी सीड सिंक, जो अच्छे सीड होते हैं वो सिंक करेंगे, ठीक है? और जो वीक सीड होंगे या फिर इंसेक्ट के द्वारा ईटन सीड होंगे वो फ्लोट करेंगे। तो आप देखिए जो सीड नीचे बैठ गए, जो सिंकिंग कर रहे हैं वो हेल्दी सीड हैं। तो यानी कि ये हेल्दी सीड होंगे जो नीचे बैठ गए जो कि भारी हैं, और जो ऐसे थे जो इंसेक्ट ईटन थे यानी कि कीड़ों के द्वारा खाए हुए थे या फिर कह लीजिए वीक सीड थे, ठीक है? वो सारे के सारे वीक सीड ऊपर आके तैरने लग गए। तो इस तरीके से हम अच्छे सीड और खराब सीड्स के अंदर डिफरेंस कर पाते हैं। सोइंग कैन बी डन बाय ब्रॉडकास्टिंग या फिर ट्रेडिशनल टूल या फिर सीड ड्रिल्स। देखिए ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है जब आप अपने हाथों का यूज करके आप इस तरीके से अगर छिड़क रहे हैं सीड्स को या फेंक रहे हैं सीड्स को, तो उसको नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग तरीका कहा जाता है। कई बार हम ट्रेडिशनल टूल्स को भी यूज करते हैं और सीड ड्रिल्स करके भी हम कई बार सोइंग करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस है वो है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब भाई हमने लैंड को तैयार कर लिया, प्लोइंग कर ली, टिलिंग कर ली, लेवलिंग कर ली। उसके बाद जो है हमने सीड्स को सो कर दिया, और सीड्स को सोन करने के बाद अब जो इसके बाद का स्टेप है, अगली प्रैक्टिस है वो है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का एडिशन। याद रखेंगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। हालाँकि इन दोनों में सबसे बेहतर तो मैन्योर्स हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स को भी एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द सॉइल मे नॉट हैव द राइट न्यूट्रिएंट्स। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, जिससे कि क्रॉप अच्छे रिजल्ट्स दे पाए, प्रोडक्शन अच्छा हो क्रॉप का। तो ऐसे में क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल होती है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है और जो प्लांट्स होते हैं, वो काफ़ी बेहतर ग्रो कर पाते हैं। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डीकम्पोस्टिंग, ठीक है, या डीकम्पोजिंग प्लांट आप कह लीजिए, एनिमल मैटर इन कंपोस्ट पिट्स। तो क्या होता है कि दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग को भी यूज किया जाता है बेटा, और इसके अलावा एक होती है वर्मी कंपोस्टिंग, इन दोनों को भी हम यूज करते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक्स होते हैं, इसके अंदर जो भी घरों से डोमेस्टिक जो भी वेस्ट निकलता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे मान के चलिए कि सब्जियां या फिर फ्रूट्स के छिलके वगैरह हैं, है ना? ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं, और जो सॉइल होती है उसको डाल दिया जाता है, जिससे कि जो सॉइल है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसके अंदर डाला जाता है। और वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट के अंदर बेसिकली जो रेड वर्म्स होते हैं उनको डाला जाता है। तो रेड वर्म्स जो होते हैं या अर्थ वर्म्स जो होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करते हैं। कंपोस्टिंग के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया और फंगस का एक्शन देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं उसको, डिग्रेड नहीं सॉरी डिकम्पोज़ करते हैं उसको, और जो सॉइल होती है वो काफ़ी अच्छी कंपोस्ट बन जाती है, जिसको आप अच्छी खाद कहते हैं, ठीक है? फर्टिलाइज़र्स भी हैं, ये बेसिकली डाले जाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको फैक्ट्रीज़ में बेसिकली बनाया जाता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैन्योर फैक्ट्री में नहीं बनते। मैन्योर तो ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनको बेटा कहीं न कहीं बनाया जाता है कहाँ पर, फैक्ट्रीज़ के अंदर। दे गिव फास्टर रिजल्ट्स देन मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मैन्योर से जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इनका अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो ऐसे में जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। यानी कि मैन्योर का यूज जो है वो तो आप ज्यादा अमाउंट में कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिमिट में ही करना चाहिए जितना कहा जाए। लेकिन फर्टिलाइजर्स को अगर आप एक ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि उससे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं, और अगर सॉइल इनफर्टाइल हो गई, बैरन हो गई, तो कहीं न कहीं फर्टिलिटी खो जाएगी और ऐसे में क्रॉप अच्छे से नहीं पैदा हो पाएगी। अब देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि ये इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनते हैं फर्टिलाइजर, लेकिन ये कंप्लीटली मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होता है, और अगर ऑर्गेनिक है तो डिकम्पोजिशन से बनता है, ह्यूमन वेस्ट और जो प्लांट वेस्ट होते हैं, प्लांट के रेसिड्यूज होते हैं उनसे। काऊ डंग वगैरह, कैटल डंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है।
फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, जबकि इन्हें फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। जो कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं उनके अंदर डाल के गड्ढे कर दिए जाते हैं कई बार लैंड में, और उसके अंदर ये सब चीजें डाल दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगस उस पर अपना एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं और बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये ह्यूमस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप सॉइल की बात करते हैं मैन्योर के सेंस में, तो उसको ह्यूमस प्रोवाइड किया जाता है। Fertilizers are very much in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो याद रखेंगे P and K, पोटेशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, जो फास्फोरस है, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा होते हैं फर्टिलाइजर में। लेकिन यहाँ पर मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो फर्टिलाइजर्स के अंदर तो ज्यादा होते हैं, लेकिन मैन्योर्स के अंदर कम होते हैं। तो इस तरीके से आपने दोनों को डिफरेंस देखा। तो मैन्योर्स भी कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और फर्टिलाइजर्स भी जरूरी हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज करना आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कितने क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स को यूज करना है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की, जो कि है इरिगेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इरिगेशन को समझते हैं। क्रॉप्स रिक्वायर वाटर। अब जब हमने कहीं ना कहीं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को डाल दिया है, तो अब हमें पानी देने की नीड है, यानी कि इरिगेशन करना होगा। तो हमें कई सारे वाटर बॉडी सिस्टम्स को पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है कि प्रॉपर इंटरवल पर क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन की नीड होती है, यानी कि पानी की नीड होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स इज नोन एज इरिगेशन। तो जब आप कहीं ना कहीं पानी की सप्लाई करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, फील्ड में, तो उसको बोला जाता है इरिगेशन। ये बेसिकली कुओं यानी कि वेल से, रिवर से, लेक यानी कि झीलों से, ट्यूबवेल से, और भी बहुत सारे इरिगेशन के सोर्सेस हो सकते हैं जिनसे ये इरिगेशन परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और साथ के साथ में कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू क्या किया जा सकता है, जिनके थ्रू इरिगेशन किया जाता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे आप देखिए मोट एक मेथड है, चेन पंप एक मेथड है, ढेकली एक मेथड है, राहत एक मेथड है। तो ये कुछ 4 एक मेथड्स आप देख रहे हैं जो कि काफी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो पहले यूज होते थे। आज भी गाँव के जो दूर-मर्रा के इलाके हैं वहां पर इनको यूज किया जाता है, जहां पर अभी भी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न टेक्निक की बात करें, तो मॉडर्न टेक्निक में जैसे ड्रिप सिस्टम काफी ज्यादा फेमस हुआ। ऐसे ही आप देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी आजकल काफी ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि सीड के जर्मिनेशन में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इनसे प्रॉपरली और बिना पानी का वेस्ट हुए पानी जो है, वाटर जो है, वो इरिगेशन पर्पस में लैंड में, सॉइल के अंदर पहुंच जाता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट के प्रॉपर जो सभी पार्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट में, इरिगेशन में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं, काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। Therefore, it should be present in plants in large quantities. तो large quantities के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इरिगेशन, जैसा कि हमने बताया भी कि 2 तरह के होते हैं, तो पीछे हमने इनको डिस्कस भी किया है, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। जैसे चेन पंप है, ढेकली है, राहत है। राहत को लीवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और मोट को पुली सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी जो कि फार्मर्स किया करते हैं। और मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो जैसे आपने देखा स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, कैनाल सिस्टम, टैंक सिस्टम, वेल सिस्टम, रिवर सिस्टम, वैली सिस्टम, रिवर लिफ्ट वैली सिस्टम, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं स्टूडेंट्स इरिगेशन को करने के लिए। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 3 आपको ट्रेडिशनल के दे दिए जाएंगे और एक आपको मॉडर्न टेक्निक दे दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिफरेंट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर सही करना है। अब आगे बढ़ते हैं और इरिगेशन जब हो चुकी है, तो अब हमें अगली प्रैक्टिस को समझना होगा जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स से हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है हमारी क्रॉप का। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वीड्स आप देख रहे हैं, ये वीड्स क्या होते हैं। तो देखिए वीड्स क्या है, वीड्स कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो आपके क्रॉप के साथ साथ अलोंग जो है क्रॉप के, वो ग्रो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वीड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्यों खराब है, तो ये भी एक तरह की वेजिटेशन। ये इसलिए खराब है क्योंकि जो मेन क्रॉप होती है, उस मेन क्रॉप के जो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें ये वीड जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे में आपकी जो मेन क्रॉप होती है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इसीलिए वीड्स का हटना जरूरी है। इसीलिए फार्मर्स वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। आइए बात करते हैं। These weeds feed on the nutrients provided of the crops and thus reduce the supply of nutrients to the main crop, therefore inhibiting their growth. The growth of these weeds needs to be prevented in order to enhance the growth of the plant.
सो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो मेन जो क्रॉप है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उन्हें ये वीड्स कंज्यूम करने लगेंगे तो मेन क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे और कहीं ना कहीं जो मेन क्रॉप है वो सफर करेगी, ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है, हो सकता है कि क्रॉप प्रॉपर्ली प्रोड्यूस ना हो पाए। इसीलिए मेक श्योर करेंगे कि हमारी क्रॉप के बगल में कहीं पर भी अगर वीड्स हैं तो उन्हें रिमूव करना, उन्हें हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीड्स को रिमूव करना जो प्रोसेस है, इसी को हम वीडिंग कहते हैं। और ऐसे में वीडिंग में जो कुछ वीडीसाइड्स का यूज किया जाता है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम वीड की बात कर लेते हैं कि वीड के नाम क्या है। तो देखिए, जैसे ग्रीन ग्रास है जिसको हम पार्थेनियम के नाम से जानते हैं, या फिर अगर आप देखें तो कॉन्वोल्यूस है, या फिर अमेरंथस है। इसके अलावा देखिए चीनोपोडियम है जिसको बथुआ कहते हैं। बथुए का साग, जब आप सरसों का साग खाते हैं तो उसके अंदर बथुआ डाला जाता है, वो बथुआ एक्चुअली में चीनोपोडियम है, यानी कि एक वीड है। इसके अलावा ज़ैंथियम है जिसको आप गुखरू कहते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं वीड्स के। और अगर इन वीड्स को हटाना है तो आप वीडीसाइड का प्रयोग करेंगे, और कुछ वीडीसाइड आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सैटिक, इसके अलावा मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सैटिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे वीडीसाइड्स हैं जिनका यूज करके इन वीड्स को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जिससे आपकी मेन क्रॉप जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। सो आप देख रहे हैं कि ये भी मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अब जब वीडीसाइड यूज कर लिए तो अब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि टाइम आ चुका है जब हमें अपनी क्रॉप को अब काटना है। तो देखिए, when the crop matures, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, it is cut for further processing. This process is known as harvesting, यानी कि अब फसल की कटाई होगी। अब फसल प्रॉपर उग चुकी है, अब उसको काटना शुरू करेंगे। इसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इट इज यूजुअली मैनुअल लेबर डन विद द हेल्प ऑफ सिकल। तो सिकल भी एक तरह का टूल होता है जिसको आप कुल्हाड़ी की तरह समझते हैं। तो इसकी हेल्प से भी कई बार क्या होता है, मैन लेबर का यूज करते हुए हम हार्वेस्टिंग करते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टर्स भी होते हैं जिनको आजकल यूज किया जाता है, जिससे जल्दी और कम समय में हार्वेस्टिंग की जा सकती है। जैसे कुछ मशीन्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ कंबाइन हार्वेस्टर्स होते हैं। इन सभी को यूज करके हम बेसिकली एक ही बार में हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, हार्वेस्टिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के स्टेट्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम हार्वेस्टिंग का ही है। तो देखिए, कई सारे फेस्टिवल, जैसे अगर आप बात करें पंजाब में बैसाखी आपको देखने को मिलेगा। तो बैसाखी जो है बेसिकली एक ऐसा सीजन है जब फसल काटी जाती है पंजाब में गेहूं की। इसके अलावा बिहू देखिए, बिहू असम में। ओनम की बात करें, पोंगल की बात करें तो ये साउथ इंडिया की बात हो रही है। होली की बात करें तो नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार में होली बहुत खेली जाती है। दिवाली की बात करें तो दिवाली के टाइम पे भी कुछ क्रॉप्स होती है जिनको हार्वेस्ट किया जाता है। और दिवाली के और बहुत सारे रीजन भी होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सबसे बड़ा रीजन तो आपको पता ही है कि जो श्री राम है वो अयोध्या वापस लौटे थे माता सीता के साथ, तो वो भी एक तरीका है, वो भी एक रीजन है सेलिब्रेट करने का। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जो दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी की सभी बातें अच्छे से क्लियर हुई। हार्वेस्टिंग के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। देखिए, सबसे पहले एक थ्रेशर को देखिए। थ्रेशर एक ये मशीन होती है जिसके थ्रू थ्रेशिंग प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। क्या है थ्रेशिंग, चलिए समझ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। अब देखिए क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है ना, उसके अंदर ग्रेन्स भी होते हैं। अब ग्रेन्स को और हार्वेस्टिंग क्रॉप को अलग करना जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर मैनुअली करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आजकल थ्रेशर्स जो मशीन्स है उनका यूज किया जाता है। तो the process of beating out the grain from the crop is called as threshing. It can be done by threshers. तो आप देख सकते हैं कि थ्रेशिंग में क्या होता है कि यहाँ से ग्रेन बाहर निकल जाते हैं और नीचे जो क्रॉप होती है वो इकट्ठी होती चली जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज विनोइंग। तो देखिए, सबसे पहले विनोवर को देख लीजिए। विनोवर भी एक तरह की मशीन है। विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में बेसिकली जो शाफ होता है, ठीक है, उसे ग्रेन और शाफ को आपस में कहीं ना कहीं दूर किया जाता है। तो इस तरीके को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये विनोइंग है। इट इज डन ईदर मैकेनिकली और मैनुअली। तो इसे मैकेनिकली या फिर मैनुअली किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ। द हैवियर सीड्स फॉल वर्टिकली डाउन व्हाइल द लाइटर जो शाफ है ब्लोन अवे बाय द विंड। तो जो हल्के होते हैं वो विंड से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और जो हैवी होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं मशीन। सो इस तरीके से हम विनोइंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 9 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे लास्ट प्रैक्टिस की, जो की है स्टूडेंट्स स्टोरेज। तो चलिए स्टोरेज को समझ लेते हैं कि स्टोरेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है।
अब जब आपने क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली है, आपने विनोइंग कर लिया, आपने थ्रेशिंग कर लिया, तो अब जो आपके पास क्रॉप है, इसे स्टोर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसे स्टोर नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर की वजह से या फिर रेन या फिर वाटर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या फिर मान के चलिए इंसेक्ट्स की वजह से या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये क्रॉप खराब भी हो सकती है। तो इसलिए इस क्रॉप को स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए लिखा है कि द ग्रेन्स शुड बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड इफ दे आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। लंबे समय के लिए अगर आपको रखनी है क्रॉप को तो ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट्स, इनको पेस्ट्स और मॉइस्चर से बचाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फसल में कीड़े नहीं लगने चाहिए। ठीक है? द फ्रेशी हार्वेस्टेड सीड्स शुड बी ड्राइड बिफोर दे आर स्टोर्ड। तो जब भी हम कभी स्टोर करते हैं सीड्स को तो पहले उन्हें ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद क्रॉप को स्टोर किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा आपके घरों में या फिर अगर आप कभी रूरल इंडिया कभी जाएँ तो आप देखेंगे वहाँ पर कि पहले जो क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं पहले उसको भिगोया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसके बाद उसमें धूप लगवाई जाती है और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, ठीक है? तो गेहूँ की बेसिकली बात होती है, गेहूँ की आपने देखा होगा गेहूँ के रेफरेंस में। सो दीज़ प्रिवेंट्स द अटैक फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेस्ट्स। इसके बाद है कि द हार्वेस्टेड एंड सेपरेटेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट मेटालिक बिन्स और इन द जूट बैग्स। तो इनको एयर टाइट जो मेटालिक बिन्स होते हैं या फिर जो जूट के बैग्स होते हैं, इनके अंदर इन्हें स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स का भी यूज़ किया जा सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ये डैमेज से बचाते हैं, इनको आमतौर पे घरों में यूज़ किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। तो बड़ी-बड़ी जो ग्रेनरीज होती हैं, वहाँ पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स के चलते, ठीक है, पेस्ट और इंसेक्ट से हम अपने जो भी ग्रेन्स हैं, उनको बचा सकते हैं और ऐसे में इनको स्टोर किया जाता है। सो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये स्टोरेज प्रोसीजर जो कि आखिरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी, वो भी अच्छे से क्लियर हुई। अब देखिए जब हमने प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर ली हैं, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स और हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि जब हम एनिमल या फिर लाइव स्टॉक जो होते हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इनको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं इनसे हम बेसिकली जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, तो उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे आप देखिए सबसे पहले कैटल फार्मिंग है, दूसरे नंबर पे पोल्ट्री फार्मिंग है, तीसरे नंबर पे फिश फार्मिंग है और चौथे नंबर पे बी कीपिंग है। तो मेंटेनेंस ऑफ कैटल फॉर मिल्क एंड एग्रीकल्चरल वर्क, तो उसमें हम कहते हैं कैटल फार्मिंग होती है वो। जैसे आपने देखा होगा कि काऊ है, बफैलो है या गोट है, शीप है, तो इनको मिल्क के लिए और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कहीं न कहीं इनको यूज़ किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री यानी कि हम हेन्स की बात कर रहे हैं, चिकन्स की बात कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा एग्स वगैरह और चिकन वगैरह, मीट वगैरह के लिए हम पोल्ट्री को यहाँ पर करते हैं, ठीक है? तो इसे पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। फिश फार्मिंग को हम बेसिकली पिस्सी कल्चर के नाम से जानते हैं और पिस्सी जो कल्चर होता है, आपको पता है कि उसके अंदर फिशेस को यहाँ पर कहीं न कहीं कंज़र्वेट किया जाता है और साथ के साथ में फिशेस का जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि इकोनॉमिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके जिससे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सेलिंग है वो इकोनॉमिकली आपको एक तरह से बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा बी कीपिंग है, बी यानी कि जिसको हम एवीकल्चर के नाम से जानते हैं, एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, एपीकल्चर। तो जो एपीकल्चर आप देख रहे हैं, तो एपीकल्चर के अंदर क्या होता है, हनी और वैक्स जो होता है, इसको स्टोर करने का काम किया जाता है। इसकी बेसिकली हम यहाँ पर अपब्रिंगिंग करते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। अब जब हमने एनिमल हस्बेंड्री को समझ लिया है, कई सारे कल्चर्स को देख लिया, तो अब इसके अलावा कई सारे रिवॉल्यूशंस हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्रैक ब्लैक रिवॉल्यूशन आया। ऐसे ही फिशेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन को किया गया। ठीक है? लेदर को बढ़ाने के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन है। ऐसे ही फ्रूट और हनी को करने के लिए फ्रूट्स को करने के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन है जिससे फ्रूट्स काफ़ी बेहतर तरीके पे बढ़ पाएँ, इनकी कल्टीवेशन और अच्छी हो, इनकी क्रॉप बढ़े। फूड ग्रेन्स को करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रीन रिवॉल्यूशन से समझेंगे 2 इम्पोर्टेंट नाम हैं। एक का नाम है डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन और वर्गीज़ कुरियन जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे और एक है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना बेस्ट आप कह लीजिए योगदान देने के लिए, इनके एफर्ट्स देने के लिए, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ध्यान रखेंगे इसे। इसके अलावा ग्रे रिवॉल्यूशन है जो कि फर्टिलाइज़र्स के लिए किया जाता है। अनियन के लिए
पिंक रिवॉल्यूशन किया जाता है, मीट या फिर टमाटो के लिए रेड रिवॉल्यूशन किया जाता है, एग और पोल्ट्री को बढ़ाने के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन किया जाता है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो माफ कीजिएगा, ये वर्गीस कुरियन नहीं है, ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आप देख रहे हैं, ये वर्गीस कुरियन जो है ये बेसिकली मिल्क रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि ये व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उससे रिलेटेड कौन है, उससे रिलेटेड है आपके यहाँ पर वर्गीस कुरियन। और जो यहाँ पर हमने देखा था पीछे ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए वर्ल्ड लेवल पे है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके बाद देखिए येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ये ऑयल सीड्स के लिए है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है, जिसके लिए हम बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो कुछ इस तरीके से हमने बहुत सारे जो हमारे सामने रिवॉल्यूशंस हैं, जिनसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन रिवॉल्यूशंस को हमने यूज किया है। सो आई होप कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस आपको क्लियर हुए होंगे। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को समझा है, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस सेशन। आई होप कि अब आपके सभी के सभी क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे वो आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।